नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ज़बरदस्त मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल देखिए, आज का सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है आपके सामने। सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। ठीक है, सबसे पहला है कि महात्मा गांधी। आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी के पत्रिका का नाम क्या है। नवजीवन, ठीक है, यंग इंडिया, हरिजन, मराठा। दोस्तों इनका नहीं है। मराठा जो है ये बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है मराठा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका क्या नाम है, केसरी और मराठा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि ए सही नहीं है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका क्या नाम है, केसरी तो है ही, साथ में क्या है, मराठा भी है। क्या है, मराठा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछेगा कि महात्मा गांधी की पत्रिका का नाम क्या क्या है, जैसे कि पूछेगा यंग इंडिया, किनकी पत्रिका है, यंग इंडिया जो है, ठीक है, ये महात्मा गांधी की है। नवजीवन, नवजीवन किसकी पत्रिका है, तो ये भी दोस्तों महात्मा गांधी का ही है। साथ में हरिजन, ठीक है, हरिजन किनकी पत्रिका है, तो महात्मा गांधी की पत्रिका है। बाल गंगाधर तिलक का एक पुस्तक का नाम याद रखिएगा, उसका नाम है दोस्तों गीता रहस्य। ठीक है, एक पुस्तक का नाम याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक का, गीता रहस्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों पूछेगा कि एनी बेसेंट, ठीक है, तो एनी बेसेंट की पत्रिका का नाम कॉमनवेल्थ है, एक याद रखिएगा न्यू इंडिया। न्यू इंडिया भी याद रखिएगा, न्यू इंडिया। ठीक है, किसकी है, ये आपका एनी बेसेंट का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भीमराव अम्बेडकर का दोस्तों मूक नायक, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे कि एनी बेसेंट दोस्तों याद रखिएगा, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो ये आपका कौन हो जाएगी, एनी बेसेंट। ठीक है, ये आपको पूछेगा दोस्तों, पूछेगा सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो वो आपका सरोजनी नायडू हो जाएगा, भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वो कौन हो जाएगी, तो सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू, यानी 1925 के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। ये आपको ध्यान रखना है, 1925 के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे, सरोजनी नायडू जो थे, ये 1925 के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे भीमराव अम्बेडकर। याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को, यानी कि अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया, आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा। ठीक है, संविधान का आत्मा कहा गया है। संविधान का आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया है, तो आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी ध्यान रखिएगा, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला आपके सामने क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट आपके सामने है कि निम्नलिखित में किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं दोस्तों। ठीक है, ये मिला है धौलावीरा में। कहाँ मिला है, धौलावीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। धौलावीरा कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है। ध्यान रखिए कहाँ है ये, गुजरात में धौलावीरा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। बनावली कहाँ है दोस्तों, हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा। ठीक है, बनावली कहाँ है दोस्तों, हरियाणा में। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, इसका जो खोज किए थे, ये आपको ध्यान रखना है, राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने किए थे। कब किए थे, 1922 में किए थे। ठीक है, 1922 में मोहनजोदड़ो खोज किया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो दोस्तों कहाँ है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लखना जिले में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के
लरकना जिले में स्थित है। ठीक है, लरकना जिले में स्थित है दोस्तों कौन, आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है, ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ सबसे बड़ा स्नानागार। ठीक है, सबसे बड़ा स्नानागार दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। बनावली कहाँ है, हरियाणा में। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। राखी गढ़ी दोस्तों कहाँ है, ये आपका हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा, राखी गढ़ी। ठीक है, तो हड़प्पा दोस्तों, हड़प्पा पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है नॉर्मल। ठीक है, ईसा पूर्व पूछ रहे हैं, ईसा पूर्व में क्या होता है, घटता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग इसका काल दिया गया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था खास करके कहा जाता है कि बाढ़ के द्वारा हो गया था, अभी कभी बोलते हैं कि अकाल पड़ गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं, तो धौलावीरा में मिला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला सवाल 3 नंबर सवाल देखिएगा। 3 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था दोस्तों। तो बेरोजगारों को जो रोजगार दिलवाया था वो फिरोज शाह तुगलक थे। कौन थे, फिरोज शाह तुगलक। देखिए बात करेंगे, फिरोज शाह तुगलक जो है याद रखिएगा ये तुगलक वंश के शासक है। कौन से वंश के शासक है, तुगलक वंश, तुगलक वंश के शासक हुए फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो थे ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। ये आपको ध्यान रखना है। पूछेगा सवाल कि फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल माना जाता है वो 1351 ईस्वी से, ठीक है याद रखिएगा, 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिए दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे कि तुगलक वंश संस्थापक कौन हुए, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा कौन हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश का स्थापना किए थे। कब किए थे, तो आपको ध्यान रखना है, ये गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का स्थापना 1320 में किए थे। कब किए थे, तो 1320। ठीक है, याद रखिएगा। और 1320 से लेकर 1325 तक इनका शासनकाल माना जाता है। किनका, तो गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक है, तो 1320 से 1325 तक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किए थे। उसके बाद दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन आया था, तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। शासनकाल कब से कब तक, तो 1325 से लेकर, ठीक है याद रखिएगा, 1325 से लेकर 1351 तक। फिर 1351 के बाद कौन आया था, फिरोज शाह तुगलक। यानी प्रथम कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद कौन आया, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना 1320 में की है। 1320 से 1325 से शासनकाल गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक। फिर 1351 से लेकर 1388 तक फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ही जो थे ये बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे शेर शाह सूरी के बारे में, याद रखिएगा शेर शाह सूरी दोस्तों अगर पूछेगा इनका 2 युद्ध याद रखिएगा दोस्तों, एक बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम या फिर चौसा का युद्ध। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिलग्राम या चौसा का युद्ध, सॉरी बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध, कन्नौज का, इसी को बोलते हैं बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध। ठीक है, ये 1540 में हुआ था। और चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में। ये 2 युद्ध याद रखिए, चौसा का युद्ध 1539 में। दोनों जो युद्ध लड़ा गया था किसके द्वारा, तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, 1539, ये आपको ध्यान रखना है। 1539, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध 1540, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। दोनों युद्ध हुआ था, ये जो दोनों युद्ध हुआ था
शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। किसके बीच? हुमायूं के। दोनों युद्ध में दोस्तों हुमायूं क्या हुआ था? दोनों युद्ध में हुमायूं हार गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 4 नंबर सवाल देखिएगा। 4 आपके सामने है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया किसने दिया है? ये आपको ध्यान रखिएगा, ये इब्न बतूता ने दिया है। इब्न बतूता के पुस्तक का नाम याद रखिए दोस्तों, इसका पुस्तक का नाम रेहला है। क्या नाम है? पुस्तक का नाम रेहला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो इब्न बतूता दोस्तों एक विदेशी यात्री था, ठीक है, जो भारत घूमने आया था। तो इब्न बतूता के पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। रेहला में ही डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अच्छा, तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा, तो तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। तोता ए हिंद, ठीक है, याद रखिएगा, तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला 5 नंबर सवाल। 5 आपके सामने है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। किसने लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए जब असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन जो दोस्तों ये बहुत बड़ा जबरदस्त आंदोलन हुआ था। खास करके देखिए महात्मा गांधी कोई भी जब आंदोलन कर रहे थे तो भारत की आजादी के लिए कर रहे थे। ठीक है, वो चाहे चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, या फिर वो डांडी मार्च हो, या फिर कौन सा आंदोलन, एक भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, सभी जो कर रहे थे भारत की आजादी के लिए कर रहे थे, अंग्रेजों को भगाने के लिए किया जा रहा था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1920 में। ठीक है, ये 1920 से लेकर 1922 तक चला था। 1922 में ही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। क्यों कर दिया गया था 1922 में? क्योंकि चौरा चौरी घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जिसमें करीब 22 लोग मारे गए थे। ये चौरा चौरी जो घटना हुआ था ये गोरखपुर यूपी में हुआ था। ठीक है, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को 1922 में ही स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए तो असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को ये लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सवाल पूछेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? नोबेल प्राइज, याद रखिए दोस्तों, इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया है ये 1913 में दिया गया दोस्तों। ठीक है, किसके लिए दिया गया है? तो साहित्य के लिए, यानी कि लिटरेचर के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जन गण मन की रचना किए थे। जन गण मन, ठीक है, जन गण मन के रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा सवाल कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर कौन सा उपाधि लौटा दिए थे? तो सर की उपाधि लौटा दिए थे। ठीक है, सर की उपाधि लौटा दिए थे। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जालियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। मोतीलाल नेहरू और एक चित्तरंजन दास। ठीक है, इन्होंने दोनों ने मिलकर, चित्तरंजन दास यहां पे लिख देते हैं, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर क्या किए थे? तो स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में हुआ था। याद रखिएगा, 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 1923 में हुआ था। ठीक है, चलिए अच्छा, महात्मा गांधी ने कौन सा उपाधि लौटा दिए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर? तो केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अच्छा, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? ठीक है, सवाल पूछता है, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल 6 नंबर सवाल। 6 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है हैदराबाद का नहीं, बल्कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? चिनक्लिच खां थे। कौन थे? चिनक्लिच खां। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा कि चिनक्लिच खां जो थे ये हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे। पूछेगा दोस्तों कि हैदराबाद का स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद का स्थापना किया था। हैदराबाद के संस्थापक। तो हैदराबाद के संस्थापक कौन हुए? ये आपको ध्यान रखना है। हैदराबाद के संस्थापक हुए मोहम्मद कुली कुतुब शाह
और हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के जो संस्थापक थे वो चिनक्लिज खां थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए बात करेंगे हैदराबाद के बारे में, यहाँ पे समझिएगा हैदराबाद में दोस्तों हुसैन सागर झील है। याद रखिएगा कि हुसैन सागर झील कहाँ है दोस्तों, हुसैन सागर झील ये आपका हैदराबाद में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चार मीनार कहाँ है दोस्तों, ये भी हैदराबाद में है। चार मीनार ये भी दोस्तों कहाँ है, ये भी आपका हैदराबाद में है। हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी, तो मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हैदराबाद किसकी राजधानी है, तो हैदराबाद जो है ये तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तो तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो तेलंगाना का जो स्थापना हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था। 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिए, 7 नंबर। 7 आपके सामने है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। तो सबसे बड़ा जो निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें दोस्तों इस युद्ध में अंग्रेज जो है पूरे भारत में कब्जा कर लिया जबरदस्त तरीके से, दोस्तों बक्सर का युद्ध था। कौन सा युद्ध था, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। याद रखिएगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों याद रखिएगा 1576 में हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों याद रखिएगा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, वांडीवास का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, 1760 में हुआ था। याद रखिएगा 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। फ्रांसीस अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। पानीपत का दोस्तों प्रथम युद्ध कब हुआ था, याद कीजिएगा ये 1526 में हुआ था। किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दोस्तों कौन है, ये लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ इब्राहिम लोदी। और बाबर दोस्तों ये मुगल वंश का स्थापना किए थे। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किए थे। कौन से वंश का, मुगल वंश का स्थापना हुआ था 1526 में बाबर ने किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों 1764 को। प्लासी का युद्ध 1757 को। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 को हुआ था। वांडीवास का युद्ध दोस्तों 1760 में हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों 1556 में हुआ था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। ठीक है, याद रखिए पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खां, वो अकबर की तरफ से युद्ध का कमान संभाल रहे थे। ठीक है, 1761 में दोस्तों किसके बीच हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध, तो अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 8 नंबर सवाल देखिएगा कि हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी की किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। ठीक है, यानी हम्पी ये दोस्तों कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक है, देखिए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो हम्पी ही था। जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाई मिलकर किए थे 1336 में, उसका राजधानी कहाँ था दोस्तों, वो हम्पी ही था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी की किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था, तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। जेम्स प्रिंसेप के बारे में याद रखिए दोस्तों कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, अशोक के शिलालेख को, अशोक के शिलालेख, ठीक है याद रखिएगा, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ठीक है, तो किसने पढ़ा था दोस्तों, किसने पढ़ा था, आपको ध्यान रखना है, ये जेम्स प्रिंसेप नहीं पढ़े थे। ठीक है, याद रखिएगा सर विलियम जॉन्स दोस्तों, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किए थे। ठीक है, याद रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी, याद रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसने किए थे, तो सर विलियम जॉन्स ने किए थे। 1784 में किए थे। कब किए थे, 1784 में किए थे। कहाँ किए थे, तो कलकत्ता में किए थे। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है सर विलियम जॉन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 में कलकत्ता में हुआ था। जेम्स प्रिंसेप दोस्तों, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था दोस्तों। अशोक जो है ये मौर्य वंश का शासक हुआ, अशोक मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, देखिए 9 नंबर सवाल देखिएगा। 9 आपके सामने है कि पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था, यानी पिछड़े वर्गों का, जैसे कि एससी एसटी जो निम्न जाति के लोग आते हैं उनके उत्थान के लिए कौन से समाज सबसे अहम भूमिका निभाए थे, वो था दोस्तों सत्य शोधक समाज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक थे वो ज्योतिबा फुले थे। इसके संस्थापक कौन हुए, ये आपको ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने, याद रखिएगा, सत्य शोधक समाज का स्थापना कब किए थे, तो ये किए थे 1873 में किए थे, ठीक है। देखिए ज्योतिबा फुले के पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, तो ज्योतिबा फुले के पुस्तक का नाम गुलामगिरी है। क्या है पुस्तक का नाम, गुलामगिरी, याद रखिएगा। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, तो ये आपका ज्योतिबा फुले के पुस्तक का नाम है, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किए थे, तो प्रार्थना समाज का स्थापना किए थे आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग जो थे, आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने 1867 में, ठीक है, 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना किए थे। देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक में आत्माराम पांडुरंग तो थे ही, साथ में उनका सहयोग महात्मा महादेव गोविंद रानडे भी ने किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। आर्य समाज का स्थापना किसने किए थे दोस्तों, तो आर्य समाज का स्थापना 1875 में हुआ था, किसके द्वारा, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना 1875 में किए थे। रामकृष्ण मिशन का स्थापना दोस्तों कौन किए थे, तो 1897 में हुआ था, ठीक है, 1897 में किसने किए थे, तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद ने किए थे, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे, देखिए 10 नंबर सवाल 10 है कि किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, तो नीलगिरी पर्वत पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, तो दोदा बेटा है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पर्वत की यानी कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, डोडा बेटा, ठीक है, डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अनाईमुड़ी दोस्तों क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो ऊंची चोटी आपको ध्यान रखना, दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 2695 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा 2695 मीटर ये अनाईमुड़ी की ऊंचाई है, ठीक है। तो किस पहाड़ी पर, तो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है। पूर्वी घाट जो है ये पश्चिमी घाट से मिलता है। अच्छा, पश्चिमी घाट का और किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को और सहाद्री के नाम से जाना जाता है, सहाद्री, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, देखिए 11 नंबर 11 के सामने है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी दोस्तों, याद रखिएगा, तो दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की जो स्थापना किए थे वो बलबन ने किए थे। देखिए दीवान ए अर्ज जो विभाग था ये सैन्य विभाग था, कैसा विभाग था, सैन्य विभाग, ठीक है, जिसका स्थापना बलबन ने किए थे। रक्त एवं लौह नीति का प्रतिपादन किसने किया था, तो बलबन ने किया था, ठीक है, रक्त एवं लौह नीति का प्रतिपादन किसने किया था, बलबन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, आपको ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन थे, वास्तविक जो संस्थापक थे, ये आपको ध्यान रखना है, वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश का जो शासन काल माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, शासन काल कब से कब तक है, तो 1300, याद रखिएगा 1211 से 1236 तक है, ठीक है, 1211 से 1236 तक किनका शासनकाल है, तो आपका इल्तुतमिश का शासनकाल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए बात करेंगे
फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताए थे दोस्तों, ठीक है। इनका शासनकाल कब से कब तक बताए थे, तो 1300 शासनकाल कब से कब तक है फिरोज शाह तुगलक का, तो 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक है फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक कौन थे, ये तुगलक वंश के तुगलक वंश के शासक थे, ठीक है। तुगलक वंश के शासक कौन हुए, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक जो है ये तुगलक वंश के संस्थापक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने किए थे, तो बलबन ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। 12 नंबर सवाल देखिएगा। 12 आपके सामने है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिए दोस्तों, किशनगंज में, बिहार के किशनगंज में दोस्तों सबसे सर्वाधिक बारिश होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा दोस्तों जूट का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है, तो बिहार के पूर्णिया जिला में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है, जूट का दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शिवहर दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर। याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन हुआ आपका, तो ये आपका है दोस्तों शिवहर, ठीक है। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सॉरी, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, ठीक है। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। याद रखिए दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, तो पटना, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। सबसे नया जिला कौन सा है दोस्तों, तो अरवल है। 38वां जिला कौन सा है, अरवल जो है आपका, ये सबसे नया जिला यानी कि 38वां जिला है। क्या जिला है, 38वां। कहने का मतलब ये है कि बिहार में टोटल कितना जिला है दोस्तों, याद रखिएगा, तो बिहार में टोटल जिलों की संख्या दोस्तों 38 है। जिलों की संख्या कितनी है, तो जिलों की संख्या दोस्तों आपका 38 है, ठीक है। प्रमंडल कितने हैं, तो 9 प्रमंडल है, ठीक है। बिहार का दोस्तों स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा, तो 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था, इसलिए दोस्तों 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है दोस्तों, ये आपका किशनगंज है, ठीक है। फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन किस जिला में होता है बिहार के, तो पूर्णिया जिला में होता है। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, शिवहर। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना। क्षेत्रफल के सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल के सबसे छोटा जिला दोस्तों शेखपुरा। सबसे नया जिला कौन सा है, अरवल है, 38वां जिला है, ठीक है। बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार में टोटल 38 जिले हैं। बिहार में दोस्तों लोकसभा सीट कितनी है, तो 40 लोकसभा सीट है दोस्तों। बिहार में विधानसभा सीट कितनी है, 243 है। बिहार में राज्यसभा सीट कितनी है, 16 है। और विधान परिषद कितना है, तो 75 सीट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। और बिहार में दोस्तों एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए 13 नंबर सवाल 13 आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए जयसमंद झील दोस्तों ये राजस्थान में दोस्तों आपका सही है। बड़खल झील दोस्तों ये ओडिशा में नहीं है। याद रखिएगा कि बड़खल झील दोस्तों ये कहाँ है, ये आपका है हरियाणा में, यानी फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में आपका दोस्तों कौन सा झील है, तो बड़खल झील है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए ओडिशा में दोस्तों कौन सा झील है, चिल्का झील है। कौन सा झील है, चिल्का झील, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। राजस्थान में दोस्तों कौन सा झील है, सांभर झील दोस्तों यहाँ पे, यानी लोकटक झील क्या हो जाएगा आपका, मणिपुर में है। कालीवेली झील दोस्तों तमिलनाडु, ये आपका सही है। सांभर झील दोस्तों कहाँ है, राजस्थान में, ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है। बड़खल झील दोस्तों कहाँ है, ये आपका हरियाणा में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बात करेंगे यहाँ पे समझिएगा। देखिए लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में है। और याद रखिएगा दोस्तों कि किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस झील पर है, ये आपका लोकटक झील पे, उसका नाम क्या है, तो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। याद रखिएगा कि किबुल लामजाओ, ठीक है, लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, जो किस झील पर है, ये आपका लोकटक झील पर। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। कालीवेली झील दोस्तों तमिलनाडु में है। सांभर झील दोस्तों राजस्थान में है, ठीक है। देखिए चिल्का झील दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा, चिल्का झील को दोस्तों लैगून झील भी कहा जाता है, लैगून झील, ठीक है, लैगून झील दोस्तों, ठीक है। अच्छा बुलर झील दोस्तों क्या है, देखिए चिल्का झील जो है आपके खारे पानी का झील है। कैसा झील है,
खारे पानी का झील है, याद रखिएगा दोस्तों। बुलर झील दोस्तों कहाँ है? बुलर झील, बुलर झील आपका दोस्तों ये बुलर झील जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका बुलर झील ही है, ठीक है। बुलर झील जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बुलर झील, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा पुलिकट झील दोस्तों कहाँ है? पुलिकट झील के बारे में याद रखिएगा कि पुलिकट झील कहाँ है। ये आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है पुलिकट झील, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए, तमिलनाडु के सीमा पर। हम आपको बताया था दोस्तों हुसैन सागर झील कहाँ है? तो हुसैन सागर झील, ये भी ध्यान रखिएगा, हुसैन सागर झील आपका दोस्तों ये हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में आपका हुसैन सागर झील है, ठीक है। पुलिकट झील दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए अगला 14 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है, क्या कह रहा है? 14 नंबर सवाल आपके सामने है कि स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो राजमार्ग है ये मेन रूप से दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, अगला देखिए 15 नंबर सवाल देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन, यानी कि कहने मतलब है कि इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ये दोस्तों योकोहामा में है। कहाँ है? योकोहामा दोस्तों कहाँ है? ये आपका जापान में है। कहाँ है? जापान। जापान की दोस्तों राजधानी क्या है? टोक्यो, याद रखिएगा, टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी है, ठीक है, टोक्यो। जापान के दोस्तों मुद्रा क्या है? आपको ध्यान रखिएगा, येन है, ठीक है, येन। देखिए जापान का राजधानी टोक्यो जो है ये किस द्वीप पर स्थित है? तो ये दोस्तों होन्शु द्वीप पर स्थित है, होन्शु द्वीप पर स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, होन्शु द्वीप पर स्थित है जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है। बात करेंगे जिनेवा दोस्तों किसका मुख्यालय, याद रखिएगा, तो WHO, WTO दोस्तों, ILO और WMO, ये याद रखिएगा चारों का, ये चारों का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? जिनेवा में, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में, समझिएगा। WHO फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था। 1 जनवरी 1995 को, या 1 जनवरी 1995 को, ये आपको ध्यान रखना है, ये WTO का स्थापना हुआ था, ठीक है। WTO का पुराना नाम क्या है? तो गैट, GATT, गैट जो है ये WTO का पुराना नाम है। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ILO का स्थापना कब हुआ था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये 1919 में हुआ था, ठीक है। WMO का स्थापना कब हुआ था? याद रखिए, ये 1950 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो चारों का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में, ठीक है। काठमांडू में दोस्तों किसका मुख्यालय स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। सार्क में दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ था? सार्क का ये 1985 में हुआ था। सार्क में टोटल कितना देश शामिल है? तो टोटल 8 देश शामिल है सार्क में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यानी काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय स्थित है। ढाका में दोस्तों किसका मुख्यालय है? तो बिम्सटेक का है, बिम्सटेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका। ढाका किसकी राजधानी है? ये आपका बांग्लादेश की राजधानी है, याद रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों क्या है? आपका ढाका, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन, यानी कहने का मतलब इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? योकोहामा, ठीक है। चलिए देखिए 16 नंबर सवाल, 16 आपके सामने है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में क्या है दोस्तों? देखिए कॉफी बोर्ड का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? ये आपका बेंगलुरु में दोस्तों, ये आपका सही है, ठीक है। रबर बोर्ड का जो मुख्यालय दोस्तों ये आपका कहाँ है? याद रखिएगा, रबर बोर्ड का दोस्तों मुख्यालय आपका कोटायम में है, और चाय बोर्ड का जो मुख्यालय दोस्तों ये आपका कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड का जो मुख्यालय है ये आपका गुंटूर में है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में आपका सही है। रबर बोर्ड का मुख्यालय रबर बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है, सॉरी, रबर बोर्ड का मुख्यालय कोटायम में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर में है, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछता है एग्जाम में सवाल, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, देखिए 17 नंबर, 17 आपके सामने है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पंपास कहा जाता है, याद रखिएगा, पंपास, यानी कि अर्जेंटीना, यानी अर्जेंटीना जो देश आता है दोस्तों वो दक्षिण अमेरिका में ही आता है, ठीक है। तो अर्जेंटीना के घास मैदान को पंपास ही कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। पेरी जो दोस्तों
ये उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका घास मैदान को दोस्तों प्रेरी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान करना है दोस्तों। स्टेपीज दोस्तों ये एशिया के घास के मैदान को कहा जाता है, यानी एशिया महाद्वीप के घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान को दोस्तों डाउन्स कहा जाता है, ठीक है। वेनेजुएला के घास मैदान को दोस्तों लानौज कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और हंगरी के घास मैदान को पुस्ताज कहा जाता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट दोस्तों, घास का मैदान अक्सर एग्जाम में सवाल पूछता है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 18 नंबर सवाल, 18 आपके सामने है कि बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो 20 जुलाई 1937 में किया गया था, याद रखिएगा 20 जुलाई 1937 को बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था, 20 जुलाई 1937 को, ठीक है। देखिए बिहार में जो कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था 20 जुलाई 1937 को, ये किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा ये कांग्रेसी सरकार का गठन जो किए थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। इन्होंने ही कांग्रेसी सरकार गठन किए थे 20 जुलाई 1937 को, ठीक है। अच्छा, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम, जयराम दास दौलतराम ये बिहार के प्रथम राज्यपाल हुए, ठीक है, बिहार के प्रथम राज्यपाल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 19 नंबर, 19 आपके सामने है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो बिहार की यात्रा करने वाले जो प्रथम ब्रिटिश यात्री था वो राउल्फ फिंच था। राउल्फ फिंच जो था ये अकबर के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रथम ब्रिटिश यात्री था, ब्रिटिश था। कैप्टन हॉकिंस दोस्तों याद रखिएगा ये प्रथम ब्रिटिश यात्री था जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। प्रथम ब्रिटिश यात्री जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, जहांगीर के शासन में भारत आया था, कैप्टन हॉकिंस। ये कब आया था? ये 1609 में आया था। कब आया था? 1609, ठीक है। सर टॉमस रो दोस्तों ये भी जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, 1615 में आया था, ठीक है। 1615 में ही सर टॉमस रो जो है ये भी जहांगीर के शासनकाल में ही भारत आया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? राउल्फ फिंच था जो अकबर के समय में भारत आया था, ठीक है। देखिए अकबर का जो शासनकाल माना जाता है, याद रखिएगा ये 1556 से लेकर 1605 तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और 1605 से लेकर ये जहांगीर का शासनकाल है, 1605 से लेकर 1625 तक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए 1625 तक, ठीक है, जहांगीर का शासनकाल माना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए 20 नंबर आपके सामने है कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था दोस्तों? तो पटना से जो प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेराल्ड था। ये कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों? तो ये 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में प्रकाशित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। देखिए इंडियन क्रॉनिकल जो है दोस्तों ये पटना से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। ये कब प्रकाशित हुआ था ये आपको ध्यान रखना है। ये भी हुआ था दोस्तों 1881 में हुआ था, ठीक है। ये भी दोस्तों पटना से ही प्रकाशित हुआ था, पटना से प्रकाशित हुआ था, प्रकाशित समाचार पत्र, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। समाचार पत्र कहने का मतलब ये है, सवाल पूछ रहा था कि प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था पटना से प्रकाशित? वो आपका दी बिहार हेराल्ड था। उसके बाद दोस्तों इंडियन क्रॉनिकल भी पटना से ही प्रकाशित हुआ था। कब? 1881 में। ये कब हुआ था? दी बिहार हेराल्ड 1875 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, बंगाल गैजेट दोस्तों ये भारत का प्रथम समाचार पत्र है। पूछेगा सवाल कि भारत का प्रथम समाचार पत्र, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट दोस्तों कब प्रकाशित हुआ था?
तो 1780 में हुआ था, ठीक है। किसने किया था? तो जेम्स हिक्की ने किया था। किसने किया था? जेम्स हिक्की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, हिक्की, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। 21 नंबर सवाल देखिएगा। 21 आपके सामने क्या कह रहा है? 21 आपके सामने है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग जो स्थापित किया गया था संथानम समिति के द्वारा किया गया था, ठीक है। यानी संथानम समिति के सिफारिश पर, याद रखिएगा कि संथानम समिति के सिफारिश पर किया गया था, सिफारिश पर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि संथानम समिति के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना किया गया था। इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इसका स्थापना हुआ था 1964 में हुआ था, ठीक है। याद रखिए 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना किया गया था संथानम समिति के सिफारिश पर, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 22 नंबर, 22 आपके सामने है कि संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था? तो केशवानंद, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह फैसला लिया गया था, ठीक है। सवाल फिर से पढ़ लीजिएगा कि संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह जो किस वाद में फैसला लिया था? ये जो फैसला लिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में फैसला लिया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। अच्छा, संशोधन जो है दोस्तों, याद रखिएगा संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? तो संविधान संशोधन का जो उल्लेख किया गया है ये अनुच्छेद आर्टिकल 368 में किया गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला सवाल देखिएगा। देखिए 23 नंबर सवाल, 23 आपके सामने है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है ये भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष है, ठीक है। राष्ट्रपति के जो दोस्तों पद का उल्लेख किया गया, याद रखिएगा राष्ट्रपति के पद का उल्लेख आर्टिकल किस में किया गया है? तो आर्टिकल 52 में किया गया है, ठीक है। देखिए संघ की देखिए राष्ट्रपति में ही संघ की कार्यपालिक शक्ति की जो निहित होती है वो राष्ट्रपति में होती है, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति, याद रखिएगा संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये आपका राष्ट्रपति में ही निहित होती है। संघ की कार्यपालिक शक्ति जो है इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 53 में, ठीक है। आर्टिकल 53 में इसका उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। लोकसभा दोस्तों अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष के जो पद का उल्लेख किया गया है, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख आर्टिकल, याद रखिएगा आर्टिकल 93 में किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है भारत के? द्रौपदी मुर्मू है, जो दोस्तों कहाँ के रहने वाली है? उड़ीसा के मयूरभंज जिला के रहने वाली है, जो 15वीं राष्ट्रपति है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। सवाल पूछेगा कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए प्रधानमंत्री के बारे में कौन है वर्तमान, आपको पता ही होना चाहिए। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है। जगदीप धनखड़ जो है ये भारत के प्रथम मतलब वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए उपराष्ट्रपति के जो पद का उल्लेख किया गया है आर्टिकल किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है। प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख दोस्तों याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 आपके सामने है कि बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? देखिए बताया था आपको कि बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है दोस्तों? 40 है, और राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 16 है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए बिहार, तो बिहार में जो विधानसभा की सीट कितनी है? तो बिहार में जो विधानसभा की सीट है ये आपको ध्यान रखिएगा, ये आपका 243 है। कितना है? 243। विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद, ये आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद पूछेगा कि विधान परिषद का कितनी सीट है? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है 75 सीट है, ठीक है, बिहार में, ठीक है दोस्तों। बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? 40 है। बिहार में राज्यसभा सीट कितनी है? तो आपका 16 है। बिहार का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार में कितना जिला है? 38 जिला। सबसे 38वां नया जिला कौन सा है? तो आपका अरवल है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। लोकसभा
का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में किया गया है, याद रखिएगा। आर्टिकल किस में किया गया है, तो सरला से याद रखिएगा दोस्तों, सरला, सरला दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, सा से दोस्तों संसद, तो संसद का जो उल्लेख किया गया है 79 में किया गया है। राज्यसभा दोस्तों, राज्यसभा का जो उल्लेख किया गया दोस्तों आपको ध्यान रखना 80 में किया गया है। और लोकसभा का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 81 में किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा दोस्तों क्या है, लोकसभा ये अस्थाई सदन है, अस्थाई, लोकसभा क्या है दोस्तों, अस्थाई सदन है। लेकिन राज्यसभा क्या है, ये अस्थाई है, यानी कि राज्यसभा दोस्तों अस्थाई है, लोकसभा क्या है, ये अस्थाई है, यानी लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 25 नंबर, 25 आपके सामने है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है दोस्तों। देखिए मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया है वो अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य का जो लिया गया है, मौलिक कर्तव्य को ये रूस के संविधान से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। देखिए मूल कर्तव्य में जो मूल कर्तव्य थे, मतलब पहले जो थे, पहले कितना था, पहले 10 था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, वो क्या था, शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया था मेन रूप से, ठीक है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो आपको ध्यान रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, तो 21A जोड़ा गया था। 21A में क्या है, तो ये आपका शिक्षा का अधिकार है, क्या है, शिक्षा का अधिकार, यानी 6 वर्ष से लेकर, ठीक है, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ये आपका जो जोड़ा गया था ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य, यहाँ पे लिख देते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य, उसी को बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों ये भाग कितने में, किसमें है, तो भाग 4A में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 51 के क में है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 50 में क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण, ठीक है। अब देते हैं कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथककरण, ठीक है, पृथककरण, ये आपको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 51 में क्या है, याद रखिएगा, तो अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 21A में क्या भी बताए थे, तो अनुच्छेद 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया था आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार में तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अच्छा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन को दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। लघु संविधान किसे कहा जाता है, 42वां कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन ये 1976 में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए दोस्तों 26 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने, 26 नंबर सवाल आपके सामने है कि बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था। याद रखिए ये 2010 में हुआ था। कब हुआ था, 2010 में, ठीक है। यानी बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था, 2010 में। हम आपको बताया था दोस्तों कि बच्चों के निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का जो इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद याद रखिएगा, आर्टिकल अभी हम बताए थे 21 के क में किया गया है, ठीक है। यानी शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है आपका, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, जो दिया गया है मेन रूप से किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 21 क में, अनुच्छेद 21 क में दिया गया है। अभी हम बताए थे कि 21 क को जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, 86वां
संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया है कि बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो 2010 में लागू किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 27 नंबर, 27 आपके सामने है कि भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से अपनाया गया है। तो जो संघीय व्यवस्था आपको ध्यान रखना है ये कनाडा के संविधान से अपनाया गया है, ठीक है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, जैसे पूछेगा प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना याद रखिए दोस्तों, ये अमेरिका संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार याद रखिएगा, ठीक है, ये भी कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया दोस्तों, ठीक है। रूस के संविधान से दोस्तों क्या लिया गया है, तो मूल कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल किसमें किया गया है, आर्टिकल 51 के क में किया गया है। भाग पूछेगा तो भाग 4A में किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। पूछेगा दोस्तों प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना, प्रस्तावना देखिए प्रस्तावना पूछेगा दोस्तों। प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। प्रस्तावना में 3 कौन कौन शब्द थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तीनों को जो जोड़ा गया है प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार का जो उल्लेख किया गया भाग 3 में किया गया है, ठीक है। भाग 3 में, भाग 3 को दोस्तों संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा गया है, ठीक है। याद रखिएगा मौलिक अधिकार का जो उल्लेख किया गया है भाग, ठीक है, भाग लिख दिए थे। भाग अनुच्छेद पूछेगा, अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो याद रखिएगा अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। तो भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से अपनाया गया है दोस्तों, ये कनाडा के संविधान से अपनाया गया है, ठीक है। चलिए देखिए 28 नंबर, 28 आपके सामने है कि निम्न में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है दोस्तों। अणुचुंबकीय पदार्थ एल्युमिनियम है, ठीक है। एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, परमाणु संख्या दोस्तों 13 होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम का दोस्तों ये किसका अयस्क है दोस्तों, ये बॉक्साइड का अयस्क है, ठीक है। बॉक्साइड किसका अयस्क है दोस्तों, एल्युमिनियम का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। अगले बात करेंगे, यहाँ पे समझिएगा पारा दोस्तों, पारा का संकेत क्या होता है, Hg होता है। परमाणु संख्या दोस्तों 80 होता है, ठीक है। पारा के कारण दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो कैडमियम का रोग दोस्तों होता है, पारा से ही होता है, यानी पारा कमी से कैडमियम होता है, कैडमियम। जैसे इटाई रोग पूछेगा दोस्तों, ठीक है, इसे पूछता है इटाई रोग होता है। एक होता है दोस्तों आपका, पूछेगा कि कैडमियम से कौन सा रोग होता है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कैडमियम नहीं होगा बल्कि होगा, इसे पूछता है कि इटाई जो रोग होता है दोस्तों कैडमियम से होता है। लिखिएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पारा से कौन सा रोग होता है, पारा की कमी से कौन सा रोग होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। देखिए दोस्तों सवाल पूछता है कि कौन सी धातु, ठीक है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रवस्था पाई जाती है, तो पारा, पारा जो है ये धातु है दोस्तों, क्या है ये आपका धातु है। तो कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रवस्था पाई जाती है, पारा। सवाल पूछेगा कौन सी अधातु, ठीक है, तो दोस्तों ब्रोमीन हो जाएगा। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रवस्था पाई जाती है, तो ब्रोमीन, ये आपका अधातु है। धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। ब्रोमीन का संकेत Br होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों जस्ता Zn होता है दोस्तों, ठीक है। अगर किसी पे जंक लग जाता है तो जस्ता का लेपन किया जाता है, ठीक है। याद रखिए कोबाल्ट का संकेत CO होता है। सबसे ज्यादा जो कोबाल्ट दोस्तों किस विटामिन में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा कोबाल्ट जो पाया जाता है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला 29 नंबर, एंथ्रेक्स रोग, ठीक है। एंथ्रेक्स जो रोग है वो किसके कारण होता है, ये आपका जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। याद रखिएगा जीवाणु के कारण होता है एंथ्रेक्स रोग। जीवाणु का दोस्तों क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। याद रखिएगा बैक्टीरियोलॉजी जो है ये जीवाणु का अध्ययन कहलाता है। विषाणु का दोस्तों वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी, वायरोलॉजी,
माइकोलॉजी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए, वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन, कवक का अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी, ये आपका कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, ये आपका शैवाल का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। एंथ्रेक्स जो रोग होता है वो किस कारण होता है, तो आपका जीवाणु के कारण होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए 30 नंबर, 30 आपके सामने है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, तो ये आपका हाइगेंस ने दिया था, ठीक है। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने दिया था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सवाल पूछेगा कि प्रकाश की गति का प्रतिपादन किसने किया था, रोबर ने किया था, ठीक है। प्रकाश के गति का प्रतिपादन ये रोबर ने किया था, ठीक है। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो हाइगेंस ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत ये आपका आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। प्रकाश की चाल कितना होता है दोस्तों, प्रकाश की चाल याद रखिए दोस्तों, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। प्रकाश क्या है दोस्तों, ये अदृश्यमान है, ठीक है। देखिए अगला 31 नंबर, देखिए 31 आपके सामने है कि कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी, ठीक है, याद रखिएगा। फादर ऑफ टेक्सोनोमी के नाम से किसे जाना जाता है, तो कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। देखिए अगला 32 नंबर, अस्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। अस्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, यह आपका जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, ठीक है। अच्छा कैवेंडिश दोस्तों, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था। सवाल पूछेगा कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, कैवेंडिश। और हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया था, तो हाइड्रोजन बम का जो खोज किए थे वो एडवर्ड टेलर थे, एडवर्ड टेलर, ठीक है। एडवर्ड टेलर जो है ये हाइड्रोजन बम का खोज किए थे और कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था। रदरफोर्ड दोस्तों याद रखिएगा। अच्छा नाभिक का सिद्धांत किसने दिया था, नाभिक का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो नाभिक का जो सिद्धांत दिए थे, सिद्धांत ये आपका रदरफोर्ड ने दिया था। और रदरफोर्ड ने दोस्तों प्रोटॉन का खोज किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों ने मिलकर, ठीक है। गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने दोनों ने मिलकर प्रोटॉन का खोज किया था। जॉन डाल्टन, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, याद रखिएगा, परमाणु सिद्धांत, ठीक है। परमाणु सिद्धांत भी जॉन डाल्टन ने ही दिए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला 33 नंबर सवाल देखिएगा। 33 आपके सामने है कि वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन जो है ये वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी है। मीथेन का दोस्तों सूत्र क्या होता है, CH4, ठीक है। मीथेन को क्या बोलते हैं, यानी मार्स गैस, या फिर दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं, गोबर गैस भी बोलते हैं, गोबर गैस बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रेडॉन दोस्तों क्या है, ये अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है आपका रेडॉन, ये आपको ध्यान रखना है। रेडॉन दोस्तों क्या है, सबसे भारी है। पूछेगा सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है, तो सबसे भारी अक्रिय गैस पूछेगा, सबसे भारी अक्रिय गैस आपका कौन सा है, ये आपका दोस्तों रेडॉन है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है, रेडॉन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। अक्रिय गैस कितने होते हैं, 6 होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, टोटल 6 अक्रिय गैस होते हैं। अक्रिय गैस के बाद आपको कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 34 नंबर सवाल है कि वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है, तो एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक एसिड जो है ये वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे 35 नंबर। देखिए 35 आपके सामने है कि दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा। तो ये अपरिवर्तित रहता है, क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है।
ठीक है, यानी दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तित नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अगला 36 नंबर। 36 आपके सामने है कि टेकोफिरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है दोस्तों। ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टेकोफिरॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो गाजर। गाजर जो है ये विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो थायमीन। थायमीन। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन बी1 कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका बेरी, यहाँ पे बी1 कर देते हैं। विटामिन बी1 कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? याद रखिएगा, तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो आपको ध्यान रखना है, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफिरॉल होता है। कैल्सीफिरॉल। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको ध्यान रखना है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है दोस्तों, बच्चों में होता है। ठीक है, ये दोस्तों रिकेट्स जो होता है ये बच्चों में होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और विटामिन ई का कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से दोस्तों बांझपन होता है, यानी जनन क्षमता में कमी हो जाती है। बांझपन ये दोस्तों महिलाओं में होता है, महिला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो सवाल क्या था कि टोकोफिरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? विटामिन ई का। विटामिन का खोज किसने किया था दोस्तों? तो विटामिन का खोज फंक ने किया था, 1911 में किया था। ठीक है, फंक ने 1911 में विटामिन का खोज किया था। ठीक है, चलिए देखिए अगला 37 नंबर। 37 है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन। ठीक है, प्रकाश पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन। ठीक है, यानी परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। देखिए अगला 38 नंबर कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो अचर रहती है। क्या होती है? अचर रहती है। ठीक है, यानी जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी ऊर्जा क्या होती है? कुल अचर रहती है। देखिए 39 नंबर। 39 है कि यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा दोस्तों? तो क्वथनांक पहले घटता है, फिर बढ़ता है, या फिर परिवर्तित रहता है, या फिर बढ़ता है, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा बढ़ता है। ठीक है, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ता है। देखिए 40 नंबर। 40 आपके सामने है कि कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? दोस्तों ये फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है, यानी कौन सा उत्तक? तो फ्लोएम जो है ये पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। देखिए 41 नंबर। 41 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पूछ रहा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, लार ग्रंथि जो है ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लार में दोस्तों कितना परसेंट जल पाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लार में, हमारा जो लार होता है उसमें कितना परसेंट जल पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में अभी जस्ट बताइए। ठीक है, देखिए अगला 42 नंबर सवाल। 42 आपके सामने है कि सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो किसके साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोटक करता है और आग लग जाती है? तो ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, देखिए सोडियम क्या है दोस्तों? सोडियम को मेन रूप से किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। किसको? सोडियम को। सोडियम का संकेत Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है। तो सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो किसके साथ खुले में? तो ऑक्सीजन के साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोटक करता है और आग लग जाती है। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है ये आपका 78% पाया जाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन। और वायुमंडल में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में याद रखिएगा, वायुमंडल में आर्गन जो है कितना परसेंट पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वायुमंडल में आर्गन 0.93% पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 21% पाया जाता है ऑक्सीजन। ये चारों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वायुमंडल में। ठीक है, हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, अभी हम बताया था आपको, तो कैवेंडिश ने किया था। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था, और हाइड्रोजन बम का खोज एडवर्ड टेलर ने किया था। परमाणु बम का खोज ओपेनहाइमर ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। 43 नंबर सवाल देखिए। 43 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो पश्चिमी घाट। कौन है दोस्तों? पश्चिमी घाट जो है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। देखिए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के जो पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर पूछेगा सवाल कि पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को और सहाद्री के नाम से जाना जाता है, सहाद्री। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अरावली पर्वत दोस्तों, ये सबसे पुरानी पर्वत है। ठीक है, यानी सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है? सबसे पुरानी जो पर्वत है, सबसे पुरानी पर्वत, ये आपको ध्यान रखिएगा, ये आपका अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊंची चोटी है आपका, यानी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। क्या है दोस्तों? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 1722 मीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, 1722 मीटर, ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 44 नंबर सवाल देखिए। 44 आपके सामने है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जो क्या कहलाता है दोस्तों? याद रखिएगा, ये आपका क्लोरोफिल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। ठीक है, कोशिका खोज किसने किया था दोस्तों? तो कोशिका खोज किए थे, यानी कि मृत कोशिका खोज किए थे। मृत कोशिका खोज किसने किया था? तो मृत कोशिका खोज किए थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब किए थे? 1665 में किए थे। उसके बाद दोस्तों जीवित कोशिका खोज किए थे। जीवित कोशिका खोज कौन किए थे? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने किए थे, 1674 में किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जो क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है, देखिए 45 नंबर। 45 आपके सामने है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी NO2 और SO2। ठीक है, याद रखिए NO2 SO2, यानी अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? NO2 SO2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। अगला देखिए 46 नंबर। बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होती है? ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ना ही निर्यात और ना ही आयात, ये बंद अर्थव्यवस्था है। अगला देखिए 47 नंबर। 47 आपके सामने है कि मोड MOD VAT, मोड यानी कि संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है दोस्तों? ये आपका बिक्री कर से है। किससे है? बिक्री कर से है। ठीक है, ये आपका दोस्तों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे तो सवाल इकोनॉमिक्स का सवाल नहीं डालते हैं, तो दोस्तों देख लीजिएगा, इकोनॉमिक्स का सवाल डाल रहे हैं और आप डेली डालेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखिएगा। देखिए 48 नंबर। 48 आपके सामने है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ जो नारा दिया गया था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था दोस्तों। ठीक है, और 5वीं जो पंचवर्षीय योजना हुआ था, अभी हम यहाँ पे लिख देते
टोटल पंचवर्षीय योजना, सबसे पहला जो पंचवर्षीय योजना हुआ था वो कब हुआ था, तो 1951 से 1956 तक हुआ था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1956 से 1961 तक हुआ था। ठीक है, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना था वो हुआ था 1961 से 1966 तक हुआ था। ठीक है, 1966 तक हुआ था। और उसके बाद दोस्तों 2 साल गैपिंग था, याद रखिएगा। जो चौथी जो पंचवर्षीय योजना हुआ था ये 1969 से 1974 तक हुआ था। ठीक है, और जो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना हुआ था ये 1974 से 1978 तक हुआ था। यानी कि पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना ये एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल तक रहा था। कितने साल तक, 4 साल तक, आप देख रहे होंगे। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। छठी जो पंचवर्षीय योजना है ये 1980 से 1985 तक है। ठीक है, सातवीं जो पंचवर्षीय योजना है याद रखिएगा 1985 से 1990 तक। ठीक है, आठवीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 1990 नहीं होगा, 1992। ठीक है, 1992 से 1997 तक। उसके बाद दोस्तों नौवीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ पे देख लीजिएगा, नौवीं जो पंचवर्षीय योजना थी 1997 से 2002 तक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है 2002 से 2007 तक। और दोस्तों 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो 2007 से 2012 तक। ठीक है, 2012। और जो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो 2012 से 2017। ठीक है, ये आपको टोटल नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 49 नंबर, 49 आपके सामने है कि एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाई जाती है दोस्तों, तो वस्तुओं के उत्पादन पर लगाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। एक्साइज ड्यूटी जो है ये किस पर लगाई जाती है, तो वस्तुओं के उत्पादन पर लगाई जाती है एक्साइज ड्यूटी। देखिए अगला 50 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। 50 नंबर सवाल है कि बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था, तो बाजार के जो नियम दिए थे वो जेबी से ने दिए थे। किसने दिए थे, रोजगार सिद्धांत किसने दिया था, तो जे.एम. किन्स ने रोजगार का सिद्धांत दिया था, रोजगार का सिद्धांत। ठीक है, रोजगार का सिद्धांत किसने दिया था, रोजगार का सिद्धांत दिए थे जे.एम. किन्स, और बाजार का नियम जेबी से ने दिए थे। ठीक है, मैंने टोटल दोस्तों 50 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।